नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कोडभरे जे.आर. दानी स्कूल कॉमर्स विभाग से। बच्चों, हम कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का आज अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सिलेबस में संपूर्ण साझेदारी और कंपनी मुख्य रूप से धारा में रखा गया है। तो आज हमारा मुख्य विषय है पार्टनरशिप, साझेदारी फर्मों का लेखांकन एवं आधारभूत सिद्धांत, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अर्थात बच्चों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पार्टनरशिप है क्या, साझेदारी होती क्या है। सर्वप्रथम जो हमारे व्यापार का विस्तार हुआ व्यापार में, तो उसमें सर्वप्रथम एकल व्यापार, सिंगल व्यापार, जिसका एकल स्वामी होता था, वही पूंजी लगाता था, संपूर्ण व्यापार का संचालन करता था और कई बार ये पाया गया कि वो अकेला व्यक्ति पूरे व्यापार को चलाने में असक्षम था। ऐसी स्थिति में वो चाहता था कि मेरा व्यापार का विस्तार हो, मुझे अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने साथ एक से अधिक व्यक्तियों को अपने व्यापार में शामिल किया और इस तरह से एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए ही साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी है क्या? तो हम सामान्य रूप से जिसको मीनिंग कहते हैं, आशय कहते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यापार जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर किसी वैध व्यापार का संचालन करते हैं और उस व्यापार से उन्हें कोई भी लाभ या हानि होती है, उसे वह एक निश्चित अनुपात में या बराबर बराबर विभाजित करते हैं और उन व्यापार का संचालन उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनका संचालन किया जाता है। इस संबंध में कई विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं बताई हैं और इस संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसकी परिभाषा बताई गई है कि कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा कोई भी लीगल व्यापार का संचालन करना और उनके होने वाले लाभ को आपस में बांटना ही क्या है, पार्टनरशिप साझेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है समझ में आ रहा है कि साझेदारी होती क्या है। तो सामान्य स्थिति है कि मैं बोल सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति व्यापार कर रहा था तो एकल व्यापारी था। अब इसी में हमने क्या किया, इनको पूंजी की आवश्यकता थी या उनको अपने सहयोगियों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने व्यापार में एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल कर लिया। तो इस तरह से जो एकल व्यापारी था, अब वो क्या हो चुका है, जब इसके स्वामी कितने हो चुके हैं, 4 लोग स्वामी हो गए, अर्थात क्या हो गया, ये सिंगल व्यापार नहीं रहा, अर्थात ये क्या बन गया, साझेदारी। क्या हो गई ये, साझेदारी। अब इस साझेदारी को प्रत्येक व्यक्ति ए बी सी जो भी व्यक्ति है वो इस सबके क्या है, पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं और इनके द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार को क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। तो अर्थात इनके प्रत्येक सदस्य क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं और इनके द्वारा जो व्यापार संचालित किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे फर्म कहा जाता है। क्लियर है सबको? अब हम आगे आते हैं इसमें कि इसकी विशेषताएं हैं कुछ। तो विशेषताएं क्या क्या है, इनके बीच में क्या क्या होना अनिवार्य है, क्या क्या बातें होनी अनिवार्य है। तो सर्वप्रथम होता है अनुबंध। इनके बीच में क्या होना पड़ता है, क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, अनुबंध, कॉन्टैक्ट, समझौता। तो सर्वप्रथम क्या है, किसी भी व्यापार को करने के पहले इन सदस्यों के द्वारा आपस में कोई डील की जाती है, आपस में समझौता किया जाता है कि हम अपने व्यापार का संचालन किस प्रकार करेंगे, प्रत्येक साझेदारों द्वारा कितनी धनराशि लगाई जाएगी व्यापार में, किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे, कौन सा व्यापार, कौन सा सदस्य किस प्रकार का संचालन करेगा, इन सब के संबंध में आपस में पहले ही एक डील कर ली जाती है। तो उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे समझौता कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इनमें सदस्यों की संख्या। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा व्यापार
जो कम से कम 2 व्यक्ति होना। अब अधिकतम के लिए 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत जो 2014 में जो संशोधित अधिनियम आया है उसमें 50 निर्धारित किया गया है, जबकि पूर्व में ये संख्या क्या थी, 20 थी। अगर कोई बैंकिंग संस्था का संचालन करते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 हैं और अधिक से अधिक 10 व्यक्ति मान्य हैं। व्यवसाय तो साझेदारों के द्वारा ऐसा कोई भी व्यापार जिसके लिए आपस में बैठ के तय करते हैं तो लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। अवैध अनलीगल व्यापार के लिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती। अगर कोई कहते हैं कि हमको डाका डालना है, इस संबंध में 4 व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं तो वो अनलीगल है। तो न किसी वस्तु का या सेवा का व्यापार होना आवश्यक है और जिसको शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वैध हो, लीगल हो शासन। लाभ का विभाजन, जब व्यापार संचालित होता है तो उस समय इनके सामने बहुत बड़ा मुख्य समस्या आ जाती है कि जो लाभ होगा उस लाभ का बंटवारा वो कैसे करेंगे। तो इस संबंध में अनुबंध उनके बीच में जब आपस में तय हुआ था, डीड बनती है, उसमें यह तय कर लिया जाता है कि हम आपस में बंटवारा किस प्रकार करेंगे। हो सकता है कि भैया जिस अनुपात में हमने पूंजी व्यापार में लगाया है पूंजी के अनुपात में, या इनके द्वारा एक निर्धारित अनुपात डिक्लेयर किया जाता है तो उसके अनुपात में, या इनके बीच में समझौता नहीं हुआ है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत या आपस में जो भी लाभ होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल बराबर। उसके पश्चात आता है आपका प्रत्येक सदस्य का एक एजेंट होना। तो प्रत्येक सदस्य का एजेंट होना, तो एजेंट जो होता है, प्रतिनिधि जो होता है, एक प्रकार से स्वामी नहीं होता है, वो व्यापार का रिप्रेजेंट करता है। और ये माना जाता है कि प्रतिनिधि के द्वारा, एजेंट के द्वारा जो भी डील की गई है वो किसकी ओर से डील हुई है, व्यापार की ओर से। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक सदस्य अब फर्म के प्रति एक प्रतिनिधि एजेंट के प्रति होता है, वो उनके नेतृत्व करता है। और एजेंट जिस प्रकार से एजेंट अपने कार्यों के द्वारा अपने फर्म को, अपने व्यापार को प्रभावित करता है, स्वामी को प्रभावित करता है, उसी प्रकार प्रत्येक साझेदार के द्वारा किया गया कार्य भी फर्म से संबंधित होता है। असीमित दायित्व, प्रत्येक साझेदारों का असीमित दायित्व होता है ऋण के संबंध में और फर्म के लाभ हानि के संबंध में उनका असीमित दायित्व होता है। व्यापार का संचालन, तो सर्वप्रथम यही स्थिति आती है कि भाई अगर एक से अधिक सदस्य हैं तो व्यापार का संचालन कौन करेगा। तो उस समय तय कर किया जाता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 3 साझेदार हैं, ए बी सी, और जो है वो उसमें प्रशासनिक रूप से अच्छा सक्षम है, वो MBA किया हुआ है, तो उसने फर्म तय किया भाई आप MBA की हो, आपको प्रशासनिक अनुभव अच्छा है, तो एक काम कीजिए आप मैनेजर का पद संभाल लीजिए। वह व्यक्ति स्मार्ट था, बोलने में बहुत अच्छा था, तो उसको यह तय किया गया कि एक काम कीजिए कि आप सेल्स का काम देख लीजिए। जो सी था और उसमें कोई गुण नहीं थे तो उसको कहा गया भाई एक काम कीजिए आप साझेदार बने रहिए, जब आपको अच्छा लगता है व्यापार में आइए और जो भी आपको कार्य करना है कर सकते। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अगर साझेदार को उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है तो उसके बदले में उनको वेतन या कमीशन का भी प्रावधान हम दे सकते हैं, जिससे कि साझेदार और अच्छे ढंग से व्यापार के लिए कार्य करें। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं, तो यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक साझेदार धन ही लगाए। तो अगर कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमको व्यापार के लिए किसी अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसकी मार्केट में अच्छी पकड़ हो और उसको हमको शामिल कर लेने से हमारा हो सकता है कि व्यापार का विस्तार हो या टेक्निकल रूप से अच्छा सक्षम हो। तो इस दृष्टि से भी व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए, व्यापार को सक्षम करने के लिए हम बिना पूंजी के भी साझेदार बना सकते हैं। सदस्यों की पात्रता, प्रत्येक सदस्य की पात्रता होती है कि वो व्यापार का संचालन कर सकता है या व्यापार के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। फर्म का नाम, तो इसमें यह भी अनिवार्य है कि फर्म का नाम तय करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि आपके नाम के से मार्केट में किसी और पहले से नाम ना हो, किसी से मिलता जुलता नाम ना हो, इसलिए इसको नाम रखते समय भी फर्म का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये हमारी फर्म की विशेषताएं थी, साझेदारी की विशेषताएं थी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, व्यापार के साझेदारी को
इसी प्रकार क्या होता है कि प्रत्येक साझेदारों को कुछ राइट्स भी दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में होता है संचालन में भाग लेना। प्रत्येक साझेदार को अपने व्यापार में संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। निरीक्षण का अधिकार, कोई भी साझेदार कभी भी आकर के व्यापार के अकाउंट्स को या व्यापार की प्रक्रिया में अब वो निरीक्षण कर सकता है। सलाह देने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार है। लाभ में हिस्सा का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को क्या होगा, जो भी लाभ होगा उस लाभ में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार। संयुक्त स्वामी, जो इनका फर्म होती है उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसमें तीनों चारों सभी साझेदारों का स्वामित्व है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वामी। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, अगर किसी साझेदार के द्वारा निर्धारित पूंजी के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त धन या अतिरिक्त ऋण फर्म को दिया जाता है तो उस ऋण पर या अतिरिक्त पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से उसे ऋण पर ब्याज पाने का भी अधिकार होता है। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार, अगर कोई साझेदार चाहता है कि मैं व्यापार से संबंध विक्षेप कर लूं या व्यापार से अलग हो जाऊं या उसकी उम्र हो जाती है तो वो अवकाश ग्रहण प्राप्त कर सकता है, रिटायरमेंट होने का उसे पूर्ण रूप से अधिकार है। आपात स्थिति, कई बार हमारे बीच में आपात स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी साझेदारों के द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय पास होते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक, अगर कोई हम नए साझेदार को अपने व्यापार में शामिल करते हैं और किसी साझेदार को इस पे किसी प्रकार की दिक्कत है या किसी प्रकार की समस्या है तो वो इस पे रोक लगा सकता है। तो ये स्पेशल हमारे साझेदारों को कुछ क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। सब लोग इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है आपको, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड संलेख क्या होती है? सर्वप्रथम जो साझेदार आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं या बिजनेस करने के लिए जो प्रोफार्मा तैयार करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डीड कहते हैं, संलेख। इस संलेख में साझेदारों के द्वारा सबसे पहले तय कर लिया जाता है कि हमारे फर्म का नाम क्या होगा, हमारे फर्म के द्वारा किस वस्तु का व्यापार किया जाएगा, साझेदारों के द्वारा कितनी कितनी धनराशि इन्वेस्ट की जाएगी या कितनी कितनी पूंजी लगाई जाएगी, क्या आवश्यकता पड़ने पर क्या साझेदार व्यापार से धन आहरित कर सकता है, आहरित कर सकता है तो कितनी धनराशि आहरित कर सकता है, क्या व्यापार का संचालन सबके द्वारा किया जाएगा या किसी एक के द्वारा किया जाएगा, या जिस साझेदार के द्वारा फर्म में समय दिया जाएगा तो उसके बदले में उसे क्या प्राप्त होगा, क्या वेतन पाने का अधिकार होगा या उसे कमीशन पाने का अधिकार होगा, अगर वो फर्म से आहरित करता है तो उसको किस दर से ब्याज देना होगा, या उसने जो हमारी पूंजी लगाई है तो उसको व्यापार की ओर से पूंजी पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा, इनके द्वारा संचालित किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन सब बातों का जिस प्रपत्र में उल्लेख होता है उस प्रपत्र को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, साझेदारी संलेख कहा जाता है। तो साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो व्यापार के भविष्य के लिए साझेदारी संलेख का लिखित होना अति आवश्यक माना जाता है, जिससे कि भविष्य में कोई भी घटनाक्रम घटती है तो उस समय हम इस पार्टनरशिप डीड के माध्यम से ही हम उस समस्या का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसमें हमारा एक पंच निर्णय संबंधित प्रावधान भी होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि अगर कुछ भी आपस में कंफ्यूजन होता है, आपस में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो पंचों के द्वारा सहमति के आधार पर बातों को हम इस समस्या का हल करेंगे। तो ये तो थी हमारी क्या थी, साझेदारी संलेख, अर्थात जो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन लिखित या मौखिक होना चाहिए। तो ये बच्चों आज हमने क्या देखे हैं, आपको मैंने क्या बताया, साझेदारी फर्म। अब किसी कारणवश किसी संस्था में साझेदारी संलेख का प्रावधान नहीं हो पाया है, तब ऐसी स्थिति में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लागू होते हैं। इनमें एक नियम है सर्वप्रथम कि
जब भी किसी व्यापार में हमें लाभ होगा तो उस लाभ का बंटवारा हम आपस में बराबर बराबर करेंगे। दूसरा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऋण पर, आहरण पर ब्याज पाने का उसे देने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर कोई साझेदार फर्म में तयशुदा पूंजी के अतिरिक्त अगर कोई पूंजी लगाता है या फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म में निरीक्षण का अधिकार है। संलेख के अभाव में कभी भी आकर के अकाउंट्स आदि का निरीक्षण कर सकता है और व्यापार का संचालन कर सकता है। तो उसको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, अगर साझेदार को व्यक्तिगत रूप से फर्म की ओर से अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो उस क्षति को पाने का वो अधिकार रखता है। लापरवाही के कारण क्षतिपूर्ति का प्रावधान, अगर किसी साझेदार की लापरवाही के कारण फर्म को हानि होती है तो फर्म भी साझेदार से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार रखता है। किसी साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर फर्म का समापन माना जाएगा, या फर्म की संपत्ति का उपयोग, तो कोई भी साझेदार फर्म की संपत्ति का उपयोग निजी नहीं कर सकता है, केवल व्यापार के लिए ही कर सकता है। बहुमत से निर्णय, अगर कभी भी किसी भी प्रकार की अगर स्थिति आती है, विपत्ति आती है, परिस्थिति आती है, तो उस समय निर्णय जो लिया जाएगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। तो ये बच्चों हमने क्या बताया, मैंने आपको साझेदारी फर्म के लेखांकन आधारभूत सिद्धांत थे। अब ये थ्योरिटिकल पोर्शन था। हम अगले वीडियो में आपको हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें साझेदार किस प्रकार से अपने अकाउंटिंग रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।